नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बड़ी दिलचस्प खबर लेकर आपके बीच हूँ आज, जो सोचने पर मजबूर करती है। एक अमेरिकी अरबपति है, 47 साल का, ब्रायन जॉनसन नाम है उसका, ब्रायन जॉनसन। इनके दिमाग में थोड़ा फितूर सा रहता है। ये अधिक से अधिक लंबे समय तक अधिक से अधिक सेहतमंद होकर जीना चाहते हैं। तो खबर बतलाती है कि डॉक्टरों की एक टीम है जो ब्रायन जॉनसन को किसी भी किस्म की बीमारी से परे रखने के लिए मेहनत करती है। इनका कहना है 2023 में इन्होंने 7 महीने मेहनत करके अपनी जैविक उम्र, बायोलॉजिकल एज, इसको कम कर लिया है। जो शारीरिक उम्र रहती है इसको कम कर लिया है उन्होंने। अब उनका कहना है, ये हैं 47 साल के, इनका कहना है कि इनका हार्ट जो है 37 साल जितना फिट है, स्किन जो है 28 साल जैसी है, और लंग्स जो हैं, फेफड़े, वो 18 साल के नौजवान जैसे हो गए हैं। ऐसा मैंने और भी, ये कोई सनकी नहीं है, ये फितूर है इनके दिमाग में नौजवान और सेहतमंद बने रहने का, जो कि गलत बात नहीं है। मेरे भी दिमाग में फितूर है कि मैं दारू पीने वाले लोगों के साथ बैठने से बचता हूँ, बीड़ी सिगरेट का धुआं रहे तो वहाँ जाने से भी बचता हूँ। अभी मुझको एक जगह चाय पीने जाना पड़ा सड़क किनारे, जहाँ आसपास बहुत से लोग सिगरेट पी रहे थे, तो मैं कागज़ का छोटा सा कप लेकर दूर चले गया उन लोगों से। तो मेरे दिमाग में भी फितूर है सिगरेट के धुएं से दूर रहने का। ये तो अमेरिकी अरबपति है, इसका हक बनता है अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने का। तो ये भी हिंदुस्तान आया अपनी एक किताब को यहाँ प्रमोट करने के लिए, डोंट डाई, मरना मत, मरो मत, इस तरह का अनुवाद होगा डोंट डाई का। उस किताब को प्रमोट करने के लिए वो यहाँ आया। हालांकि इनका कारोबार बहुत बड़ा है, ये किताब लिख के जिंदा नहीं है, लेकिन कारोबार इतना बड़ा है कि वो जो लिखते हैं वो किताब मशहूर हो सकती है। तो अभी ब्रायन जॉनसन ने हिंदुस्तान आकर अपनी किताब के प्रमोशन के लिए, आमतौर पर होता है प्रचार के लिए, लोग इंटरव्यू देते हैं कुछ सबसे चर्चित लोगों को। तो उसने एक निखिल कामत को इंटरव्यू देना तय किया पॉडकास्ट पर। आपको ध्यान होगा ये नाम अभी कुछ दिन पहले हवा में तैरा था, तब लोगों को पहली बार, मेरे जैसे लोगों को पहली बार पता लगा कि ऐसा कोई व्यक्ति है, इसका कोई पॉडकास्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया था इस पॉडकास्ट को इंटरव्यू देना। बहुत बड़ी बात थी ये। अगर आपने वो इंटरव्यू देखा होगा तो आपको एक बिल्कुल नौजवान छोकरा किस्म का दिखेगा इंटरव्यू लेते हुए। तो निखिल कामत को मोदी ने इंटरव्यू दिया था। अब मैं थोड़ा हैरान होता हूँ कि निखिल कामत के पॉडकास्ट का नाम जो है वो है WTF। अब अगर आप WTF, इसका प्रचलन में जो पूरा नाम है वो नहीं जानते हैं तो मैं बता भी नहीं सकता आपको, मेरे कहने की क्षमता से परे है WTF का। एक दिलचस्प घटना बताता हूँ। मेरी एक दोस्त हैं, उनके पिता बुजुर्ग हैं, वो फेसबुक पर आ गए अचानक। तो मेरी दोस्त बड़ी परेशान हुई, क्योंकि वो हर किस्म की बातें करती हैं फेसबुक पर दोस्तों से। उसमें हो सकता है कुछ वयस्क बातें भी हों, कुछ सेक्स की बातें भी हो, उससे मुझको कोई परहेज नहीं है। लेकिन उनके पिता आ गए फेसबुक पर, तो उन्होंने लिखा कि माई फादर हैज़ जॉइंड फेसबुक, WTF। अब इसका जो भी मतलब आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो मत कोशिश कीजिएगा। WTF लिखा, उनके पिताजी ने देख लिया, आ गए थे फेसबुक पे। तो पूछा कि ये WTF तुमने क्या लिखा है मेरे फेसबुक पे आने के बारे में? तो मेरी दोस्त ने जवाब दिया कि वेलकम टू फेसबुक लिखा है मैंने। खैर, ये कुछ साल पहले की घटना है। अभी फिलहाल निखिल कामत, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के लिए बड़े चर्चा में है, इसी प्रोग्राम के लिए उन्होंने इंटरव्यू किया था। तो उसी WTF में
अभी ये ब्रायन जॉनसन को इंटरव्यू कर रहे थे, एक 5 स्टार 7 स्टार होटल के बंद कमरे में इंटरव्यू कर रहे थे। तो ब्रायन जॉनसन के साथ डॉक्टर चलते हैं, टीम चलती है पूरी। तो डॉक्टरों की उस टीम ने ये कहा कि यहाँ की हवा ख़राब हो रही है। 5 स्टार या 7 स्टार होटल के बंद कमरे में नाप के उन्होंने बताया कि यहाँ PM 2.5 इतना हो गया है, AQI इतना हो गया है बताया। तो ब्रायन जॉनसन जो है ये इंटरव्यू छोड़ के चले गए 10 मिनट के भीतर कि ये हवा मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। बड़ा आदमी है, अमेरिका का बड़ा कारोबारी है, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए और अपनी उम्र बढ़ाने के लिए तरह तरह की मेहनत करता है, कोशिश करता है। उसने कहा है कि दिन भर में वे केवल 1977 कैलोरी खाते हैं और वीगन डाइट लेते हैं। वीगन डाइट जानते हैं क्या है? वीगन डाइट है शाकाहारी। मैं इस चक्कर में एक बार धोखा खा गया। मैं यूरोप या अमेरिका कहीं जा रहा था और जब खाने की पसंद पूछी गई तो मैंने वीगन देखा उसमें, तो मैंने लिख दिया उसमें हाँ वीगन, शाकाहारी। मैं उसको वेजिटेरियन और वीगन में बहुत फ़र्क नहीं कर पाया, तो मैंने वीगन लिख दिया था। फ्लाइट में मुझको जो खाना मिला वो केवल हरी भरी सब्जियां पकी हुई इस तरह का खाना था। ब्रेड वगैरह भी थी उसमें, वीगन डाइट में कुछ था ऐसा। लेकिन मेरे बगल में बैठा हुआ हिंदुस्तानी जो था वो रसमलाई खा रहा था, फिर कस्टर्ड खा रहा था, फिर कुछ खा रहा था। कुछ महंगी उड़ान थी, कई मीठी चीज़ें दे रहे थे। मैं उसकी तरफ देख रहा था। एयर होस्टेस से जब मैंने पूछा कि ये वाई डोंट यू सर्व मी दिस रसमलाई, तो उसने कहा कि यू हैड सेलेक्टेड वीगन डाइट। वीगन यानी प्लांट बेस्ड डाइट, अनाज और फल सब्जी पत्ता, बस यही सब मिलेगा। डेयरी वगैरह नहीं मिलेगा, पोल्ट्री नहीं मिलेगा, मुझको नहीं खाना था अंडा वगैरह। लेकिन दूध भी नहीं मिलेगा, डेयरी नहीं मिलेगा, कोई पनीर मक्खन खोवा कुछ भी नहीं मिलेगा वीगन डाइट में। अब ये अमेरिकी अरबपति 1977 कैलोरी भर रोज खाता है। मुझको ऐसा लगता है कि मेरे शहर में पाकिस्तान से आकर यहाँ बसे हुए एक सिंधी का एक ठेला लगता है जो फलूदा बेचते हैं, जिसमें कुल्फ़ी रहती है, रबड़ी रहती है, उसमें जेली रहती है, सेवई रहती है, बर्फ़ का चूरा रहता है, कई चीज़ें रहती है उसमें। मुझको लगता है एक पूरा प्लेट अगर मैं उसको खा जाऊंगा तो 300-400 रुपया लगेगा और 1977 कैलोरी उसमें एक प्याले में मिल जाएगी मुझको। तो खैर, जो व्यक्ति इतनी फिक्र से अपनी सेहत का ध्यान रख रहा है, जो मशहूर इतना है कि प्रधानमंत्री मोदी को अभी इंटरव्यू किया ही है 2-3 हफ्ते पहले, अब इसको इंटरव्यू कर रहा है वो आदमी। उन्होंने कहा कि हवा में प्रदूषण 5 स्टार 7 स्टार होटल के बंद कमरे में जहां एयर प्यूरीफायर लगे हुए हैं, उस कमरे के भीतर प्रदूषण के कारण मेरी चमड़ी पे दाने निकल आए, आँखों और गले में जलन होने लगी और इसलिए मुझको लगा कि पॉडकास्ट छोड़ देना ठीक है, 10 मिनट ही हुआ था। उन्होंने कहा भारत की जनता की सेहत वायु गुणवत्ता सुधारने से ज़्यादा अच्छी होगी बजाय हर किस्म का कैंसर का इलाज करने के। उन्होंने कहा कि भारत में वायु प्रदूषण की जो हालत है ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने लायक है क्या सचमुच ऐसा? ये दिल्ली की बात हो रही है। ये दिल्ली का मैं बतलाऊं आपको, प्रदूषण का ये हाल है कि मेरे कुछ एक दोस्त हैं जिनके बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो साल के जो 3-4 महीने ठंड के समय जो प्रदूषण एकदम बढ़ता है दिल्ली में, वो अगर उनके पास कोई दूसरी रिश्तेदारी है, भाई बहन हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में, तो वहाँ ले जाते हैं उनको, बूढ़े माँ बाप को। दिल्ली में जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऐसे में मैं जब देखता हूँ कि दिल्ली की सड़क के किनारे जहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, इतना घना प्रदूषण है, चारों तरफ काली हवा छाई हुई है, काले बादल, काली हवा, जहरीली हवा। स्कूलें बंद करवाते रहता है सुप्रीम कोर्ट,
लोग मास्क के बिना चलते नहीं हैं। ऐसे में मैं देखता हूँ कि सड़क किनारे जो मजदूर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों के छोटे छोटे से बच्चे दो पेड़ों के बीच में, दो खंभों के बीच में बांधी गई एक पुरानी साड़ी के झूले में वो बच्चे वहीं झूलते रहते हैं, वहीं सांस लेते रहते हैं। किसी ने मुझको कहा है कि हिंदुस्तान के प्रदूषण में दिल्ली में जो लोग 1 साल रहते हैं उनकी ज़िंदगी का 1 महीना कम हो जाता है। मैं नहीं जानता ये बात वैज्ञानिक है या नहीं है, इस बात के पीछे भावना अधिक हो, लेकिन हालत ये है कि 1 साल अगर आप दिल्ली की हवा में सांस लेते हो तो ज़िंदगी का 1 महीना कम हो जाता है। तो जाहिर है जो आदमी कोशिश कर करके अपनी उम्र को 47 से घटाकर 37 कर चुका है बायोलॉजिकल, और दिल को 37 साल का, त्वचा को, चमड़ी को 28 साल का और फेफड़े को 18 साल का कर चुका है, हर साल करीब 17 करोड़ रुपए अपने जवान बने रहने पे जो खर्च करता है, तो जाहिर है कि दिल्ली की हवा से वो दहशत में आ गया होगा। लेकिन हम लोग, मुझको किसी ने ये भी कहा है कि दिल्ली की हवा में दिन भर अगर आप सांस लेते हैं तो करीब 1 पैकेट सिगरेट पीने जितना नुकसान होता है। ये बात फिर हो सकता है कि भावना की अधिक हो, वैज्ञानिक कम हो, लेकिन है इसी किस्म का। दिल्ली की हवा में सांस लेना आसान नहीं है। फिर भी मैं देखता हूँ कि जो ताकतवर तबका है वो दिल्ली में रह के भी अनंत काल तक काम करते रहना चाहता है। नेताओं में तो ठीक है चाहत, सुप्रीम कोर्ट के जितने जज भी हैं जो रात दिन देखते रहते हैं प्रदूषण कहाँ पहुँचा, फिर दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हैं स्कूल बंद करो, कंस्ट्रक्शन बंद करो, ट्रकों का घुसना बंद करो। जो रात दिन देखते हैं वो भी रिटायर होने के बाद में दिल्ली में कोई न कोई पुनर्वास पाकर वहाँ और रहना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि ये चाहत कितनी है। मुझको एक और चीज़ लगती है कि ऐसी चाहत वाले जिनकी ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी 10 साल तक काम करते रहें, ऐसी इच्छा शक्ति के लोग अगर हिमाचल के पहाड़ों पर रहते या गोवा के समुद्र तट पर रहते तो हो सकता है कि जापान के लोगों की तरह 100-125 साल तक जिंदा रह लेते वो भी। लेकिन फिलहाल बात मैं दिल्ली की कर रहा हूँ जहाँ वायु प्रदूषण के कारण जीना हराम है। मैं अपने खुद की बात करता हूँ। मैं जिस इलाके में सवेरे साइकिल चलाता हूँ उसमें पहले एक रास्ते से निकलता था जहाँ शहर की 10-15 सिटी बसें लाइन से खड़ी रहती हैं। ड्राइवर इंजन चालू कर देते हैं, चालू छोड़ के चाय पीने जाते हैं। इतना धुआं निकलता है, इतना प्रदूषण रहता है कि उन 8-10 बसों को पार करते हुए मेरी सांस रुकने लगती है। तो मैं अब दूसरी तरफ से आता हूँ, उतने प्रदूषण की सड़क पे नहीं जाता। जिस इलाके में कल मैं साइकिल चला रहा था वहाँ म्यूनिसिपल की एक कचरा गाड़ी इतना धुआं छोड़ते हुए जा रही थी, इतना धुआं छोड़ते हुए जा रही थी जैसे मानो वो फॉगिंग मशीन हो। जो शाम को म्यूनिसिपल की गाड़ी एक फॉगिंग मशीन लेके निकलती है ना, मच्छर मारने के लिए धुआं पैदा करती है, पूरा धुआं ही धुआं हो जाता है, मच्छर मर जाता है ऐसा कहते हैं। ऐसी लग रही थी वो, मुझको लग रहा था कचरा उठाती है और मच्छर मारती है, फॉगिंग मशीन यही है गाड़ी, ऐसी दिख रही थी। इतना प्रदूषण, ऑटो रिक्शा, इतना प्रदूषण। मुझको ये समझ में नहीं आता कि डीजल गाड़ियों का प्रदूषण इस शहर में देखने वाले लोग कहाँ हैं और दिल्ली का क्या हाल होगा। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब, हरियाणा, आसपास के दूसरे इलाकों में जो खेतों में फसल के बाद ठूंठ बच जाती है उसको जलाते हैं लोग, वहाँ पे उसका धुआं आता है और प्रदूषण आता है। तो मुझको लगता है कि ये आदमी जो बोल के जा रहा है कम से कम, और मुझको ऐसे भी लग रहा है इस आदमी के बोलने से कि भारत सरकार इसको गंभीरता से इसलिए लेगी कि जिस पॉडकास्टर को ये इंटरव्यू दे रहा था उसको अभी अभी मोदी जी ने इंटरव्यू दिया है, लंबा सा इंटरव्यू दिया है। तो मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री के ध्यान में ये बात आएगी कि अभी उन्होंने एक लंबा इंटरव्यू जिसको दिया है, सेहत के लिए फिक्रमंद एक अमेरिकन कारोबारी जो है वो 10 मिनट में ही जवाब दे गया। 10 मिनट से ज़्यादा बोल नहीं पाया, उठ के चले गया वहाँ से कि मैं अब नहीं बोल सकता।
उसके बदन पे चकत्ते पड़ रहे हैं, दाने आ जा रहे हैं उसके बदन पे। और हिंदुस्तानी बच्चे जो हैं उसी दिल्ली के धुएं में, उसी प्रदूषण में पूरा फेफड़ों में भर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको भी एक दिन में 1 पैकेट सिगरेट जितना प्रदूषण मिल रहा है। क्या किया जाए, कैसे इस प्रदूषण को कम किया जाए? मैं देखता हूं कि मेरे शहर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी रहती हैं जो प्रदूषण का सर्टिफिकेट देती हैं। जो सबसे बुरा धुआं पैदा करने वाली गाड़ियां हैं उसमें भी वो जाने किस तरह से साइलेंसर में एक रॉड डालती हैं, कुछ मीटर में क्या करती हैं, कंप्यूटर पे सर्टिफिकेट निकाल के दे देती हैं। पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं वो लोग। कई जगह तो गाड़ी न लेके जाएं तो भी बना देते हैं वो सर्टिफिकेट। पता नहीं किस तरह से वो फोटो वीडियो अपलोड करते होंगे, कोई ना कोई चक्कर होगा। कोई रोकता भी नहीं है। मैं अगर रोकने की कोशिश करूं तो कितने लोगों से रोज झगड़ा करूंगा। न पुलिस रोकती है, न पॉल्यूशन बोर्ड रोकता है, कोई नहीं रोकता है। अब एक अमेरिकी ने आके हमको आईना दिखाया है, और एक ऐसे आदमी को आईना दिखाया है जिसने अभी अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा इंटरव्यू किया है इसी दिल्ली में। दिल्ली तो दिल्ली है, प्रधानमंत्री निवास जो है वो कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल से ज़्यादा साफ सुथरा होगा ऐसा मुझको नहीं लगता। वो दोनों ही साफ सुथरे होंगे। अब अगर एक जगह इतनी एलर्जी हो रही है, छोड़ के भाग जा रहा है, किताब ही लिखी है उसने डोंट डाई, तो डोंट डाई किताब लिखने वाले को लगा कि यहाँ और बोलेगा, सांस लेगा तो खतरा है, गया होगा किसी और कमरे में, कहीं और गया होगा। ये भी हो सकता है कि मार्केटिंग गिमिक हो अपनी किताब को। ये आज मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू दे के अपनी किताब को प्रमोट करके चले जाता तो मैं चर्चा नहीं करता। खैर जो भी वजह हो, अपने अपने शहर में सोचिए, अपने अपने शहर में लोगों के जत्थे बनाइए, खड़े रहिए बारी बारी से अलग अलग इलाकों में जहाँ पर डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ, डीजल से चलने वाली कचरा गाड़ियाँ, बसें ज़्यादा चलती हैं, उस इलाके में ग्रुप बना के, समूह बना के, जत्था बना के खड़े रहिए। और पहले से लिख के दे दीजिए, एसपी को, कलेक्टर को पहले से लेटर लिख के दे दीजिए कि हम पॉल्यूशन की जांच करने के लिए खड़े हैं। जिन गाड़ियों में पॉल्यूशन का स्तर ज़्यादा दिखेगा हम आपको सूचित करेंगे। खड़े रहिए, उनको कहिए कि आप बताइए पॉल्यूशन के अफसर कहाँ पे रहेंगे, हम उनके साथ खड़े रह जाते हैं। हम वसूली उगाही करने के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, ना हम ट्रैफिक के हैं ना आरटीओ के हैं, हम उसके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं उगाही के लिए। लेकिन हम पॉल्यूशन को रोकना चाहते हैं। आप पता नहीं कौन सी हवा लेते हो इस शहर में, हम और हमारे बच्चे तो इस धुएं में मर जाएंगे, हमारी उम्र कम हो रही है। अब हम दिल्ली में भी नहीं है, छोटे छोटे शहर में, इसको छोड़ के और कहाँ जाएं, जंगल में चले जाएं, पहाड़ पे चले जाएं, क्या करें? रोकिए प्रदूषण को, आप खुद रोकिए, अपने लोगों का जत्था बनाइए, टोली बनाइए और रोकिए गाड़ियों को जिनमें प्रदूषण दिखता है। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, उसके नंबर प्लेट सहित ड्राइवर से बात कीजिए, कोई और हो उससे बात कीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए और इन सब को भेजिए पुलिस को, अफसर को। और मेरा ये मानना है कि देश के कुछ एक राज्यों में, जिनमें छत्तीसगढ़ तो शर्तिया शामिल है, यहाँ पर हाईकोर्ट बहुत सारे मामलों को सुन रहा है, जनहित के, खुद होके भी सुन रहा है। मुझको लगता है कि आप 20-25 ऐसे वीडियो बना के पोस्ट करेंगे तो हो सकता है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट खुद होके एक नोटिस जारी करे, खुद होके चीफ सेक्रेटरी से, पॉल्यूशन सेक्रेटरी से एफिडेविट मांगे, हलफनामा कि आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में, इतने वीडियो हमारे पास आए, क्या कर रहे हैं आप। ऐसा करना चाहिए लोगों को। सरकार व्यस्त रहती है, सरकार के पास बड़े बड़े काम रहते हैं, छोटे छोटे कामों के लिए सरकार खाली नहीं रहती है। तो ऐसे में लोगों को, जनता को पहल करनी चाहिए अपने बच्चों के, अपने देश प्रदेश के भले के लिए, उनकी सेहत के लिए। लोगों को देख रहे हैं ना, 47 साल की उम्र में उन्होंने अपना फेफड़ा 18 साल जैसा कर लिया। अब मेरे आपके पास साल में 17 करोड़ रुपया नहीं है खर्च करने के लिए, लेकिन हमारे पास समझदारी तो है, जागरूकता तो है। अगर हम समझदारी और जागरूकता दिखाएंगे तो हमारे बच्चों के फेफड़े 18 साल की उम्र में 47 साल जैसे नहीं हो जाएंगे।
हो सकता है हम 47 की उम्र में 18 ना कर पाएँ, लेकिन 47 में 47 जैसा तो रहे। 47 की उम्र में 87 जैसे तो ना हो जाएं, फेफड़े चल बसने को तैयार, पूरा धुएं से काला काला भीतर हो जाए फेफड़ा, वो भी अच्छा नहीं है। तो मेरा ये कहना है, ये किताब से तो मैंने चर्चा की है इस मुद्दे पे। आप अपने अपने शहर में, अपने अपने इलाके में 10 लोग भी अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे, आप कोई वसूली उगाही ना करे, कोई दारू पिया हुआ ना रहे, कोई हथियार ना रखें, सिर्फ अपने मोबाइल कैमरे रखें, वही बहुत बड़ा हथियार है आज। जो गाड़ी आपको दिखे उसमें एक तरफ आप किसी को मोबाइल दे के खड़ा कर दीजिए, वो आपको बताए अभी निकली है इधर से धुआं छोड़ते हुए एक गाड़ी, ये नंबर है, ऐसी है। दूसरे सिरे पे उसको रोकिए, रोक के कहिए कि दिखाओ कैसे धुआं निकल रहा है तुम्हारा, चालू करो, उसका एक्सीलरेटर बढ़ाओ, देखो कितना धुआं निकल रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग करो। और पहले से आप पुलिस को, कलेक्टर को सूचित कर दीजिए, हम फलाने चौराहे पे, फलानी सड़क पे इतने बजे से इतने बजे तक प्रदूषण की जांच करेंगे। आपके सर्टिफिकेट जो मिलते हैं बाजार में, सड़क किनारे बिकते हैं, उस पर हमको भरोसा नहीं है। आप चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए, यहाँ आके देखिए, उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए, टैग कीजिए, तमाम संबंधित मंत्रियों को टैग कीजिए। छत्तीसगढ़ में शायद राजधानी रायपुर में कलेक्टर रहे हुए ओपी चौधरी जो हैं, वही पर्यावरण मंत्री भी हैं, बहुत जानकार व्यक्ति हैं, नौजवान भी हैं। उनको टैग कीजिए, आप देखेंगे ज़रूर, वो फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत सक्रिय रहते हैं वो। उनको टैग कीजिए ऐसे वीडियो प्रदूषण फैलाने वाले। और ये बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट मेरे सामने है, इसको आप अटैच भी कीजिए, भेजिए आप छत्तीसगढ़ के नहीं, जिस प्रदेश में आप हैं वहाँ के पर्यावरण मंत्री को, पर्यावरण सचिव को ये भेजिए रिपोर्ट कि प्रदूषण से देखिए लोग कैसे डर रहे हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी की परवाह है वो प्रदूषण से डर रहे हैं। सोच के देखिएगा, दोस्तों से बात जरूर कीजिए इस बारे में, उनको ये वीडियो आप लिंक आगे बढ़ाइए, उनसे पूछिए आप लोग साथ देने चलेंगे क्या। 10 का दम, 10 लोग अगर इकट्ठे हो जाएं किसी नेक काम के लिए, वो नेक काम हो के रहेगा। कम से कम हाईकोर्ट तो नोटिस ले लेगा। 10, 20, 25 ऐसे वीडियो प्रदूषण के बना के भेजिए और लिखिए कि इतना प्रदूषण है, हम जिंदा कैसे रहें। सर्टिफिकेट जो है पॉल्यूशन फ्री होने के, वो तो सड़क किनारे बिक रहे हैं फर्जी। चलिए, मेरी ये बात अगर लगती है कि आपके काम की है, जिम्मेदारी की है, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, दोस्तों को लिंक भेजिएगा। हम सब एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, हिंदुस्तान में किसी भी हिस्से में वो रहें, बहुत बड़ा खतरा है कि उनको प्रदूषित हवा मिल रही हो। हमारी ज़िंदगी रोज़ कम हो रही है। जिन बच्चों को हम गोद में रखते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, आप देखिए साफ़ सुथरा पानी पिलाते हैं फिल्टर किया हुआ, हवा तो वो वही लेते हैं ना, स्कूल आते जाते हैं, रास्ते में बाज़ार आते जाते हैं, हवा तो वही लेते हैं ना, जहरीली हवा। बचाइए, अपनी अगली पीढ़ी को बचाइए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। मुझको एक लाइन बार बार दिमाग में कौंध रही है कि आप बीड़ी सिगरेट नहीं सुलगाते, आप अपनी चिता सुलगाते हैं, जो धीरे धीरे जलेगी, 1-2 साल लगेगा लेकिन निपट जाएंगे। तंबाकू खाना पीना किसी भी शक्ल में छोड़ दीजिए। कुदरत ने खाने पीने की 1000 अच्छी चीज़ें बनाई हैं। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जितने पैसे आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू पे खर्च करते हैं, उतने में 4 गरीब लोग खाना खा सकते हैं हर दिन। लोगों का भला कीजिए, अपना भी भला कीजिए। छोड़ के देखिए तंबाकू को, आपको महीने 2 महीने के भीतर अपनी क्षमता बेहतर लगेगी और कैंसर से आपके मरने का खतरा तो कम हो ही जाएगा अगर छोड़ देंगे तो। वरना आपने देखे होंगे बहुत सारे नज़ारे कि बेमौत जो मरते हैं, अकाल मौत मरते हैं, समय के पहले जो गुजर जाते हैं, उनके परिवार का कैसा बुरा हाल होता है। मत कीजिए अपने परिवार का ऐसा बुरा हाल, रहम कीजिए उनके ऊपर। फिर मिलेंगे।